आज हम एडमिरल विलियम मैक्रेवन की किताब मेक योर बेड के एक सारांश पर चर्चा कर रहे हैं, जो ये सिखाती है कि कैसे छोटे-छोटे अनुशासन बड़ी सफलता की नींव रखते हैं। हाँ, बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। इस सारांश की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें किताब के जो 10 सबक हैं वो बहुत साफ-साफ बताए गए हैं। जैसे सुबह अपना बिस्तर बनाओ या चुनौतियों का सामना करो। कोई भी पढ़कर मतलब तुरंत समझ जाएगा। ये स्पष्टता बहुत अच्छी है। हाँ, वो तो बिल्कुल साफ है। समझने में कोई मुश्किल नहीं है। हर मोती साफ दिख रहा है। पर मुझे ऐसा लगता है कि असली मौका इन मोतियों को एक माला में पिरोने का है। माला में पिरोने का? मेरा मतलब है कि आपके सारांश में अलग-अलग सबक तो साफ हैं, पर वे मिलकर एक बड़ी और ज्यादा असरदार कहानी कैसे बनाते हैं, इसे और मजबूत किया जा सकता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये एक लिस्ट जैसा ज्यादा लग रहा है, एक कहानी जैसा कम। ठीक यही। अभी ये एक के बाद एक आने वाले नियमों की सूची जैसा लगता है। पाठक हर सबक को अलग अलग समझता है, लेकिन ये नहीं देख पाता कि ये सभी सबक एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। जैसे बिस्तर बनाने जैसी छोटी सी आदत का जिंदगी कभी आसान नहीं होती जैसी बड़ी सच्चाई से क्या तार्किक रिश्ता है। ये कनेक्शन वो पाठक को खुद बनाना पड़ रहा है, और उससे कहानी का जो पूरा असर है वो बिखर जाता है। बिल्कुल। पाठक 10 अच्छी बातें तो सीखता है, लेकिन वो एक पूरी मानसिकता, एक पूरा सफर महसूस नहीं कर पाता। ये दिलचस्प है। मतलब हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि क्या करना है, बल्कि ये भी दिखाना है कि ये चीजें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। एग्जैक्टली। मेरा सुझाव है कि इन सबको को एक यात्रा के रूप में पेश करें। दिखाएं कि कैसे एक सबक पूरा करना आपको स्वाभाविक रूप से दूसरे के लिए तैयार करता है। एक सुनहरा धागा जैसा कुछ? हाँ, एक सुनहरा धागा जो इन सभी मोतियों को एक साथ बांध दे। इससे ये सिर्फ 10 नियमों की एक चेकलिस्ट नहीं रहेगी, बल्कि एक सैनिक की मानसिकता बनने का सफर बन जाएगी। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? हम इस यात्रा को मतलब शुरू कैसे कर सकते हैं? जरूर। आप शुरुआत में ही एक फ्रेमवर्क सेट कर सकती हैं, कुछ इस तरह। ये किताब सिर्फ अच्छी आदतों की एक लिस्ट नहीं है, बल्कि एक सैनिक की मानसिकता बनाने का ब्लूप्रिंट है। अच्छा। ये सफर एक छोटी सी जीत से शुरू होकर जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करने तक जाता है। ठीक है, तो हमने शुरुआत में ही पाठक को बता दिया कि ये एक सफर है। फिर सबकों को कैसे जोड़ा जाए? फिर आप एक एक करके उन्हें जोड़ते जाएं। जैसे आप कह सकते हैं, ये सफर शुरू होता है आपके बिस्तर से। जब आप सुबह अपना बिस्तर ठीक करते हैं, यानी सबक नंबर 1, तो आपको अनुशासन और उपलब्धि का पहला स्वाद मिलता है। दिन का पहला काम पूरा करने का एहसास। हाँ, और यही छोटा सा एहसास आपको वो आत्मविश्वास देता है जिससे आप जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई को स्वीकार कर पाते हैं कि जिंदगी हमेशा निष्पक्ष नहीं होगी, जो कि सबक नंबर 2 है। समझ गया। तो पहले सबक से मिला आत्मविश्वास दूसरे सबक की कड़वाहट को सहने की हिम्मत देता है। ये बहुत स्वाभाविक लगता है। और ये सिलसिला आगे बढ़ता है, और जब आप इस कठोर सच्चाई को मान लेते हैं तो आपको एहसास होता है कि इस मुश्किल सफर में आप अकेले नहीं चल सकते। आपको अपनी टीम की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल, आपको अपने साथियों की जरूरत पड़ेगी, यानी सबक नंबर 3, क्योंकि कोई भी मिशन अकेले पूरा नहीं होता। अब देखिए, ये 3 अलग अलग नियम नहीं हैं। ये कहानी बन गई है। हाँ, छोटी जीत से मिला आत्मविश्वास जिसने कठोर सच्चाई का सामना करने की हिम्मत दी, और उस सच्चाई ने टीम वर्क का महत्व सिखाया। हर सबक पिछले सबक की नींव पर खड़ा हो रहा है। ये तो पूरे सारांश का नजरिया ही बदल देता है। ठीक है, तो मान लीजिए हमने इन सबको एक कहानी में पिरो दिया, लेकिन इस कहानी का सबसे दमदार हिस्सा तो वो नेवी सील वाला एंगल ही है ना? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। क्या वो एंगल अपना पूरा वजन डाल पा रहा है? और यही मेरा दूसरा बिंदु है। आपके लेख का लहजा प्रेरक है, लेकिन नेवी सील के उस अनूठे और कठोर अनुभव को और गहराई से उभार कर इसे सिर्फ सलाह से ज्यादा एक शक्तिशाली गवाही बनाया जा सकता है। थोड़ा और साफ करेंगी? क्या आप कह रही हैं कि लेखक की भाषा थोड़ी ज्यादा सेफ या सुरक्षित है? सेफ एक अच्छा शब्द है। अभी सील ट्रेनिंग का जिक्र एक तथ्य की तरह है,
एक एहसास की तरह नहीं। सलाह थोड़ी सामान्य लगती है, जिसे कोई भी जीवन कोच दे सकता है। असफलता से मत डरो या हिम्मत मत हारो, ये बातें तो हर कोई कहता है। सही बात है। लेकिन जब यही बातें एक नेवी सील कहता है तो उसका वजन अलग होता है। आपके सारांश में वो वजन, वो प्रामाणिकता जो जानलेवा परिस्थितियों से आती है, वो पूरी तरह से महसूस नहीं होती। तो पाठक ये तो जान जाता है कि लेखक एक नेवी सील थे, लेकिन वो उस दुनिया की क्रूरता को महसूस नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल, वो उस अनुशासन को महसूस नहीं कर पाता जहाँ ये सबक सीखे गए थे। लेकिन यहाँ एक मुश्किल है। अगर लेखक बहुत ज्यादा नेवी सील की भाषा या कठोरता का इस्तेमाल करे, तो क्या ये आम पाठक को, मतलब जो शायद कॉर्पोरेट जॉब करता है या एक स्टूडेंट है, उसे डरा या दूर नहीं कर देगा? बहुत जरूरी सवाल है। इसमें संतुलन कैसे बनाया जाए? संतुलन ही सब कुछ है। यहाँ मकसद पाठक को डराना नहीं है, बल्कि उसे ये महसूस कराना है कि इस सलाह की कीमत क्या चुकाई गई है। हमें मिलिट्री के शब्दजाल का इस्तेमाल नहीं करना है। अच्छा। बल्कि उस दुनिया की तीव्रता, उसके दांव और उसकी गंभीरता को अपनी भाषा में उतारना है। हमें सिर्फ ये नहीं बताना कि ये सबक कहाँ से आए, बल्कि पाठक को महसूस कराना है कि उन सबकों को खून पसीने से कैसे कमाया गया था। तो मतलब सलाह के पीछे का दर्द और संघर्ष भी महसूस कराना होगा। कोई उदाहरण? बिल्कुल। मान लीजिए हम सबक 4 पॉइंट असफलता आएगी ही की बात कर रहे हैं। इसे सामान्य ढंग से कहने के बजाय आप कुछ ऐसा लिख सकती हैं। सील ट्रेनिंग में जब आपका शरीर बर्फीले पानी में कांप रहा होता था और आपकी हर मांसपेशी हार मानने के लिए चीख रही होती थी, तब असफलता सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी का सवाल बन जाती थी। वाह। वहां हमने सीखा कि गिरना अंत नहीं, बल्कि अगली रणनीति बनाने का एक क्रूर मौका है। ये बहुत शक्तिशाली है। इसने एक सामान्य सलाह को एक जिंदा अनुभव में बदल दिया। एक और उदाहरण देखिए। सबक 2, जिंदगी कभी आसान नहीं होती। इसके लिए आप ये जोड़ सकती हैं, नरक जैसी सील ट्रेनिंग में आपकी व्यक्तिगत पहचान छीन ली जाती थी। एक जैसे कपड़े, एक जैसा खाना, एक जैसी सजा। ये आपको तोड़ने के लिए नहीं था, ये आपको ये सिखाने के लिए था कि बाहरी दुनिया की नाइंसाफी के सामने आपका भीतरी अनुशासन ही आपका एकमात्र हथियार है। समझ गया। इस तरह की भाषा सलाह को वजन देती है। ये उसे किसी ब्लॉग पोस्ट से उठाकर एक युद्ध क्षेत्र से निकली सच्चाई बना देती है। एकदम सही। ये पाठक को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर कोई उन परिस्थितियों में ये सीख सकता है, तो मेरी अपनी परेशानियां तो बहुत छोटी हैं। ये पाठक के नजरिए को ही बदल देता है। चलिए, तो अब हमारे पास एक कहानी है जिसमें नेवी सील का वजन भी है। अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इसे खत्म कैसे किया जाए? इसे पाठक के दिमाग में हमेशा के लिए कैसे बिठाया जाए? आपका जो फाइनल मैसेज है वो किताब के मुख्य विचार को अच्छी तरह बताता है, लेकिन क्या वो काफी है? मेरा तीसरा और आखिरी सुझाव इसी से जुड़ा है। आपका समापन किताब के मुख्य संदेश को अच्छी तरह समेटता है, लेकिन इससे पाठक के मन में एक स्थायी प्रभाव और कार्रवाई के लिए एक स्पष्ट आवाहन छोड़ने के लिए और शक्तिशाली बनाया जा सकता है। आपको इसमें क्या कमजोरी दिख रही है? अभी ये कहता है कि छोटी आदतों से नियंत्रण शुरू होता है, जो किताब का सार है। सार तो है, लेकिन इसका अंदाज थोड़ा निष्क्रिय है, पैसिव है। पैसिव कैसे? ये पाठक को बताता है कि ये किताब आपको सिखाएगी या आपको बनाएगी। ये एक रिपोर्ट की तरह है जो बता रहे हैं कि किताब में क्या है। अच्छा। जबकि किताब की मूल भावना स्वयं कार्य करने और जिम्मेदारी लेने की है। ये एक सारांश की तरह लगता है, एक चुनौती की तरह नहीं। हाँ, ये बात सही है। किताब की पूरी भावना डू इट योरसेल्फ वाली है, जबकि समापन इट विल बी डन फॉर यू जैसा लगता है। तो इसे कैसे बदलें? मेरा सुझाव है कि समापन को एक सीधी व्यक्तिगत चुनौती में बदलें। फोकस को किताब क्या करेगी से हटाकर पाठक को क्या करना है पर लाएं। उसे एक एक्टिव कमांड में बदल दें। बिल्कुल। इसे एक सवाल या एक स्पष्ट आदेश के साथ समाप्त करें जो पाठक को सोचने पर मजबूर कर दे। एक मिनट, तो अगर हम आपके इस सुझाव को देखें तो क्या इसका मतलब ये है कि हर अच्छे सारांश का अंत एक सीधी चुनौती ही होनी चाहिए?
या ये सिर्फ इस खास किताब के लिए सही है? बेहतरीन सवाल। नहीं, ये हर सारांश के लिए जरूरी नहीं है। ये पूरी तरह से स्रोत सामग्री के इरादे पर निर्भर करता है। अगर ये कोई दार्शनिक किताब होती तो शायद एक गहरा सवाल बेहतर होता। लेकिन मेक योर बेड एक एक्शन ओरिएंटेड किताब है। इसका पूरा संदेश करो है, इसलिए इसका सारांश भी उसे भावना को दिखाना चाहिए। समापन को किताब की आत्मा से मेल खाना चाहिए। समझ गया। तो इस किताब के लिए हमें एक ऐसा समापन चाहिए जो पाठक को सोफे से उठाए। इसका कोई ठोस उदाहरण कैसा दिखेगा? जरूर। मौजूदा समापन की जगह कुछ ऐसा प्रयास करें। अंत में यह किताब आपको कुछ नहीं सिखाती, बल्कि आपसे एक सीधा सवाल पूछती है। क्या आप कल सुबह दुनिया को ये साबित करने के लिए तैयार हैं कि आप कम से कम अपने बिस्तर पर तो नियंत्रण रख सकते हैं? ये सीधा है, व्यक्तिगत है और पाठक को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। ये बहुत असरदार है। या इसे और भी शक्तिशाली बना सकते हैं, कुछ इस तरह। ये मत सोचिए कि ये किताब आपकी जिंदगी बदल देगी। ये नहीं बदलेगी, आप बदलेंगे। वाह। और आपकी शुरुआत आपके बिस्तर से होगी, क्योंकि जो अपना बिस्तर नहीं बना सकता वो दुनिया क्या बदलेगा। आपका नियंत्रण किसी किताब से नहीं आएगा, ये आपके पहले काम को पूरी शिद्दत से पूरा करने के संकल्प से शुरू होगा। ये पाठक को सीधे संबोधित करता है और पूरी जिम्मेदारी उसी पर डाल देता है। ये एक सारांश नहीं, एक वेकअप कॉल है। एग्जैक्टली। ये बहुत ही दमदार है। यह पाठक को सिर्फ जानकारी देकर नहीं छोड़ता, बल्कि उसे एक मिशन पर भेजता है। तो आज की बातचीत की 3 बड़ी बातें ये हैं। पहला, सारांश के ढांचे को सुधारना, मतलब बिखरे हुए सबकों को एक दूसरे से जोड़कर एक बहती हुई कहानी बनाएं। हाँ, जिससे वे एक चेकलिस्ट के बजाय एक यात्रा लगे। दूसरा, सारांश की आत्मा को गहरा करना। नेवी सील के संदर्भ को सिर्फ एक जानकारी न रहने दें, बल्कि उसकी कठोरता और गंभीरता को अपनी भाषा और लहजे में उतारें, ताकि सलाह ज्यादा वजनदार लगे। और तीसरा, समापन को एक शक्तिशाली चुनौती में बदलना। इसे सिर्फ एक सारांश के बजाय पाठक के लिए एक सीधा और व्यक्तिगत आह्वान बनाएं, जो उसे तुरंत कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करे। बिल्कुल। ये 3 बदलाव आपके सारांश को एक अच्छी जानकारी से एक यादगार और प्रभावशाली अनुभव में बदल सकते हैं। इन सुझावों पर काम करने के बाद अपने काम को हमें फिर से जरूर भेजें। हमें ये देखने में खुशी होगी कि ये कैसे और बेहतर होता है।